नमस्कार दोस्तों। मैं मनमोहन फिर से आई थिंक क्लास पे आपके सामने। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा तरीका है। एक आप काफ़ी ट्रिक्स और काफ़ी स्ट्रेटेजी से रूबरू हो जाते हैं जब आप एग्ज़ाम्स की किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी करते हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो उनका एक मीन क्या है, मतलब एक मिला जुला एक जो हर स्ट्रेटेजी ट्रिक के अंदर अवेलेबल रहती है, वो चीज़ें वो तो मस्ट है ही। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं तो मेरे ख्याल से चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपसे। ओनली वे आउट इज़ इन। सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि यस, मैं इस डायरेक्शन में काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, खुद के बारे में पता होना वैसे तो बहुत डीप बात है, हम फिलोसफिकल बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो खुद की जो प्रोज एंड कॉन्स इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा लर्निंग जो मेथड है, इतने साल से आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे ट्वेल्थ पास करते हो, फिर बैचलर पास करते हो, इवन ट्वेल्थ पास होने के बाद तक भी इंसान को पता लग जाता है कॉन्शियसली, अगर वो अपने आप को ऑब्जर्व करे कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ, कितना याद रह पा रहा है मुझे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। आपके जो आर्स हैं, बोलते हैं, कोई बोलता है कि इस एग्ज़ाम में तो 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, या फिर कोई रैंकर आ जाता है तो वो बोलता है मैं तो ना जी 24 ही घंटे होते थे, मैंने इंद्रदेव को बोला है या भगवान को बोला कि जी मेरे वाले दिन का तो टाइम बढ़ाओ, मेरे पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचता, मैं 24 घंटे तो ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है कि जी मेरा दिन तो 30 घंटे का बनाओ। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें भी, मतलब एक अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें, मतलब बेतुकी बातें कि 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक तो मैंने बोला कि आप खुद आई, इसमें आई लगा लो खुद को, और एक स्मॉल आई। इन दोनों आई के अंदर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक तो आपकी जो नेचुरल कैपेसिटी है, ठीक है, कि आप वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि आपको, चलो मान लिया कि 6 घंटे में आपका काम नहीं चल रहा, तो आप बढ़ा के उसको 2 घंटे और कर लो, 2 घंटे बढ़ा के 8 कर लो उसको। ठीक है, लेकिन अगर आप 14 घंटे पढ़ोगे तो ये वाला आई जो है बुरा मान जाएगा। ये वाला आई क्या है? आपका ब्रेन। गट इज योर सेकंड ब्रेन, और वाइस वर्सा हम बातें सुनते आ रहे हैं कि पेट और दिमाग का संबंध है। तो मैं इसको दूसरे वे में लेके चलता हूँ, वो संबंध आपको मैं बताऊंगा कि जब कोई ब्रेन में टेंशन होती है, दिमाग में आपके कोई बात चल रही होती है, तो क्या पता आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, या फिर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपका दिमाग अपसेट रहता है, इसलिए कनेक्शन बोलते हैं। एक और कनेक्शन है कि जैसे हम 30 दिन का खाना एक टाइम में खा के, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हो गया, एग्जेजरेट हो गया ये तो, लेकिन फिर भी कोई घटोत्कच हो और ये काम, ये कारनामा करके दिखा दे, तो उसे भी तो टाइम लगेगा ना, कोई एक्स वाई जेड, कोई तो आवर्स लगेंगे डाइजेस्ट करने में। ठीक है, लाइक वाइज मान लो जरूरत तो 8 आवर्स इज मोर देन सफिशेंट किसी भी स्टडी के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको 14 पे ले जाते हो, 15 पे ले जाते हो, तो उस ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए, वो नॉलेज डाइजेस्ट तो करेगा, कोई तो टाइम चाहिए उसे। अगर आप उसे टाइम ही नहीं दोगे, अच्छे से रिलैक्स, अच्छे से उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं दोगे, तो ठीक है, आप पढ़ते रहोगे, आपको लगेगा मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन ब्रेन जो है उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बच्चे अचीवर्स का या रैंकर्स का या किसी टीचर का
कोई भी मोटिवेशनल स्पीच सुन के अपने जो है रीडिंग या स्टडिंग आवर तो बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम आपसे ये नहीं पूछता कि कितने घंटे पढ़े आप। वहां तो जो लिखेगा वो दिखेगा, ठीक है। और फिर आप चाहे 15 घंटे पढ़ो, फिर चाहे 8 घंटे पढ़ो। एक्सेप्शनल केसेस की हम बातें नहीं करेंगे, कई बार नहीं होता, बच्चे के दिमाग में नहीं घुसती, या फिर उसका एक स्टडी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए बच्चे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 to 8 आवर इज आई थिंक क्लास के हिसाब से इनफ है, ठीक है। सेकंड बात आ गई आपकी कि आप खुद के अंदर क्या जानो कि आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है उसको आप टेस्ट करते रहो। टेस्ट योर सेल्फ, या तो आप मॉक टेस्ट दें, ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे कि अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब इतना नहीं होता कि हाँ इतने 70 out of 100 आ गए, ठीक है, यस आई एम डूइंग वेल, और इस चीज़ों से मोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जो है वो सीखने की प्रक्रिया है। आप मॉक टेस्ट देने के बाद जब रिजल्ट आता है आपका, तो आपके क्वेश्चन जो गलत होते हैं, या फिर आपने एक फ्लूक के रूप में यूज़ किया है कोई भी, ठीक है, कोई तुक्का मारा है, वो ठीक हो गया, तो आप वहां से ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये एक इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट फ्लूक था, या वैसे ही मैंने हवा में छोड़ दिया, और ये करना, या ये मैं एग्जाम में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, ठीक है। या फिर जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो गलत क्यों हुआ, उसके पीछे मेरी थिंकिंग क्या थी, उसकी अप्रोच क्या थी जो कि गलत है, और आगे से मेरे को इस चीज़ से बचना है। टेस्ट योर सेल्फ, मोक्स का यही एक महत्व होता है। और इसमें आप देखोगे क्लासेस के अंदर जिसके मॉक्स के अंदर बड़े अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, क्या पता वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा ना कर पाए, और जिसके मॉक के अंदर अच्छे नंबर नहीं आ रहे वो कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत अच्छा कर जाते हैं। वैसे वो मॉक की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि क्या क्वालिटी है मॉक्स की, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है इसके अलावा, कि ये तो रही आपकी बात खुद की स्ट्रेटेजी को चेकआउट। कुछ एक कॉमन बातें हैं जो हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले या दौरान वो तो फॉलो करनी ही होती हैं। ये आप इसको डाई हार्ड रूल मान लो या कुछ भी लगा लो। इसमें कुछ चीजें हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका सिलेबस उठाओ, ठीक है। ये वैसा ही है जैसा आप शादी करने से पहले लड़का या लड़की का सारा बायोडाटा देखने जाते हो। तो एग्ज़ाम से अगर आपकी शादी हो रही है तो आप उसका सिलेबस उठाओ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या सिस्टम है भाई, ठीक है। सेकंड वन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वही बात आ गई कि पीछे हरकतें कैसी रही हैं, ठीक है, तो आगे भी उस उन हरकतों को ध्यान में रखते हुए आप उनके साथ डील करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है क्या चीज, रिवीजन। रिवीजन से पहले मैं एक चीज अगर इसके साथ ही ऐड ऑन करूं, रिवीजन एक, मैं जैसे मैंने आपको आर्टिकल बताया था, एक सब क्लोज है। अगर मैं क्लोज बताऊं तो वो है लिमिटेड रिसोर्स। बच्चे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान इतने इनसिक्योर होते हैं कि इतने इनसिक्योर वो जब प्यार में होते हैं तब भी नहीं होता, ठीक है, कि वो चला जाएगा, वो चली जाएगी। लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे वो हाईली इनसिक्योर होते हैं कि यार कोई भी किसी भी बच्चे के हाथ में नई बुक या देखी कोई रिसोर्स देखा तो इनसिक्योर हो जाता है बच्चा कि हो सकता है कि सारा एग्जाम यहीं से आएगा। तो वो उस क्यूरियोसिटी के अंदर बहुत सारा मटेरियल ग्रैब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं,
वो पढ़ तो लेते हैं उस चीज को, लेकिन जो है रिवीजन नहीं कर पाते। ठीक है, रिवीजन नहीं कर पाते उस चीज की। रिवीजन अगर आपकी नहीं हुई तो यूं मान लो वही रिटेंशन वाली बात जो है वो जीरो हो जाएगी, और आपके माइंड में ही कुछ रिटेन नहीं रहा तो आप क्या कर पाओगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स होगा तभी रिवीजन, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। लिमिटेड रिसोर्स होगा तो आप रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे तो रिटेन रहेगा आपको, सिंपल सी बात है। अगर इन तीन के अलावा मैं बात करूं तो है कंसिस्टेंसी। ये कोई भी एग्जाम लगा लो या कोई भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि आप कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ता है आपको। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली 6 घंटे पढ़ो या डेली 8 घंटे पढ़ो, ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हो सकता है आप किसी दिन 5 घंटे पढ़ पाओ, अगले दिन 8 घंटे पढ़ पाओ, किसी दिन 3 ही घंटे पढ़ पाओ। बात यह है कि आप पढ़ो डेली, ये है कंसिस्टेंसी। उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है बस, ठीक है, ग्राफ ऊपर नीचे होने दो। उस बात को दिल पे लेके नहीं बैठने कि भाई आज तो मैं 5 ही घंटे पढ़ पाया। मैंने पहले भी बोला कोई भी एग्जाम ये नहीं पूछता कि आप डेली 5 घंटे पढ़ेगा, डेली 8 घंटे पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपने जो टारगेट लेके चले हैं आप वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, ये तो थी मेन बातें जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद है एक नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी कि आपको सिलेबस का पता चल गया, आपको पीवीआईक्यू का पता चल गया, आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा शेड्यूल बनाओ कि आप कंसिस्टेंट जो है रह पाओ। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल या शेड्यूल कभी मत बनाओ जिसको आप फॉलो ही नहीं कर पाओ कि 3:10 पे मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी। ठीक है, लंच हो गया, डिनर, जो कुछ भी है, मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 15 मिनट पे कुल्ला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर 3:20 पे मैं रूम में आऊँगा या आऊँगी। इतना कंसिस्टेंट भी आप नहीं रह पाओगे, और इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बनाओगे तो आपसे नहीं होगा। सिंपली ये 3 चीज़ें आपने फोकस में रखनी है। ठीक है, आपको सिलेबस और पीवीआईक्यू का पता चल गया, आप रिसोर्सेज लिमिटेड पकड़ो और उनको एक तरीके से डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल एक 500 पेज की एक बुक है कोई भी, उसके या तो पेज डिवाइड कर सकते हो या आप चैप्टर डिवाइड कर सकते हो, या आपकी ऊपर है कि आप क्या आपको इजी लगता है और क्या किस में आपको कन्वीनियंट रहते हो आप। ठीक है, वो टारगेट डेज के, मान लो एग्जाम के बचे हैं 6 मंथ, उसमें आपको रिवीजन भी करनी है, सिलेबस भी खत्म करना है, तो मान लो 2 मंथ आपने वो बुक खत्म करने के डिवाइड कर लिए तो 60 दिन हो गए। 60 दिन के हिसाब से मान लो 600 पेज की बुक है तो आप डेली उसको 10 पेज पढ़ लो। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है स्टडिंग आवर्स के अंदर और रिसोर्सेज के डिवाइड के अंदर। ये बड़ा एक इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका टारगेट इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो पास जो लिमिटेड डेज हैं उसके अंदर कवर ही नहीं हो पा रहा, एक्स्ट्रा बर्डन है उसको छोड़ दो। ठीक है, पीवीआईक्यू से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस पोर्शन से कितना एग्जाम आ रहा है। अगर आपको 2 मार्क्स कोई सब्जेक्ट दिलवा रहा है और उसके लिए आपका 1 महीना जा रहा है और महीने आपके पास सिर्फ 6 है, तो ड्रॉप दैट टॉपिक, डोंट वरी। वो 2 मार्क्स किसी भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ कहीं नहीं जाती, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि आपने टारगेट सेट किया, टारगेट के हिसाब से आपके रिसोर्सेज को आपने डिवाइड कर लिया, और फिर अपना एक रूल सिंपल सा बना लो कि मान लो 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आप चारों एक दिन में कर पाओ तो वेल एंड गुड,
वरना 2 आज कर लिए 2 कल कर लिए, अल्टरनेट डेज पे उनको रख के चलो, और संडे और सैटरडे को टेस्ट जरूर रखो जो आपने कवर किया है। आजकल काफ़ी एआई चैटबॉट्स आ गई हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी पीडीएफ वगैरह उसके अंदर डाल के आप उसको बोल सकते हो कि इसमें से जितने एमसीक्यू बनते हैं मेरे को बना के दो, और आंसर की उनसे मांग लो। आप ट्राई कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको एआई वाले को क्रॉस चेक जरूर कर लेना, वो मस्त कई बार वो गुंडागर्दी कर देते हैं, बीच में बदमाशी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बात होगी सिंपल सी कि आपने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करना है। अब अगर इस दौरान कोई बात छूट भी गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, तो हम आपका जवाब देंगे। लास्ट में आता है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। मेरा ये मानना है कि कोई भी स्पीच, कोई भी वीडियो, कोई भी एग्जाम्पल आपको एक कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता, वो आपके अंदर से आता है। आप खुद से पूछो कि मैं इस चीज़ में आया क्यों। वो जैसे एक बीच में वायरल हुआ था ना वीडियो, वो ऊपर ग्लाइडिंग कर रहा था और भाई 500 एक्स्ट्रा ले ले मेरे को नीचे उतार दे, वैसे वाली फीलिंग आपको आनी ही नहीं चाहिए। आप अपना रास्ता ऐसा डिसाइड करें कि जर्नी में मजा आए। जिस चीज की जर्नी में मजा आए उस चीज के रिजल्ट में आनंद है, ठीक है। जिस चीज की जर्नी में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब वो चीज या तो समाज की तरफ से आपके ऊपर थोपी गई है, ठीक है, या फिर आपकी कोई मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां आपको यहाँ लेके आई हैं। फिर आपका कैलिबर डिसाइड करेगा कि वो मजबूरियां और वो समाज की बातें इतनी बड़ी हैं क्या कि वो आपको उस सिचुएशन में रख पा रही हैं या नहीं रख पा रही, अदरवाइज आप क्विट कर जाओगे, ठीक है। और या फिर आपने रास्ता ही ऐसा चुना है कि आपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया, तो फिर आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डेली हैप्पीनेस मिलेगी वहाँ और रिजल्ट मिलेंगे। ये थी थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें। इनके अलावा फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउन फील होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है, आप अपने करीबियों से बात करें और ऐसों से बात करें जो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल कर दे। ऐसों से नहीं कि वो आपकी परेशानी सुन के और भी परेशान हो जाए, फिर आपको 3 घंटे उसको न्यूट्रल करने में लग जाए, ठीक है। ऐसे बंदों को मत छेड़ देना, ठीक है। और कई बार अपनी दिक्कतें ऐसे लोगों को कभी मत बताएं जो लगे कि हाँ भाई ये बातें सुन के आगे से कुछ डिमोटिवेशन वाला ही आएगा, या फिर ऐसा कुछ कि भाई छोड़ दे तेरे बस की नहीं है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं। एक ऐसा मेंटोर आपको चाहिए जो आपके इस जर्नी के अंदर आपका साथ इस तरीके से दे कि वो आपका गाइड इस तरीके से बने कि आपकी सक्सेस उसकी सक्सेस है, ठीक है। फिर भी अगर इस दौरान, इस लेक्चर के दौरान कोई बात मेरे से छूट गई होगी और आपकी कोई क्वेरी मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको दे सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए आई थिंक क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हो सकता है आपके रिलेटिव्स या और आपके कलीग वगैरह कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या पता हमारी कोई एक बात ही अगर उनके लिए हेल्पफुल साबित हो तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।